नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सैर पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और अन्य स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं सैर के बाद उन्होंने आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया और योजनाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक लिया। जहां गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज से विधानसभा आगाज हो गया। प्रशासन इस सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 22 अगस्त शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। एसडीएम और परगना मजिस्ट्रेट सोहन सिंह बांकट की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बिना अनुमति सभा, लाउड स्पीकर और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलेगा, लेकिन सत्र की अवधि और शुरुआत को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सोमवार के दिन 3.5 साल से सत्र की शुरुआत नहीं हुई है। आमतौर पर सोमवार को सत्र तभी बुलाया जाता है जब किसी विधायक या फिर पूर्व विधायक की मृत्यु होती है, ताकि कॉन्फ्रेंस में दिन निकल जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लग ही नहीं पाते और इस बार भी सत्र की अवधि बहुत कम है, जबकि राज्य के सामने आपदा प्रबंधन, पंचायत चुनाव, महिला अपराध और किसानों से जुड़े अहम मुद्दे खड़े हैं। सत्र नहीं शुरू हुआ है। केवल तब ये सोमवार के दिन सत्र बुलाते हैं जिस दिन किसी विधायक की या पूर्व विधायक की मृत्यु भी होती है, ताकि कॉन्डोलेंस में वो दिन खत्म हो जाए। तो ये एक ज्वलंत प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उत्तराखंड की पब्लिक के लिए भी है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लगते ही नहीं। दूसरी बात, सत्र चल कितने दिन रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपदा जैसा गंभीर विषय है जिसमें सरकार की नेग्लिजेंस दिखती है साफ साफ। कितना बुरा हाल है, अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई कि किन लोग को प्रभावित है, कितनों को मदद करनी है, कितने लोग लापता हो गए, कितने मरे हैं। जो बाहर से लोग आए थे, जो वो थे, उनका कोई जानकारी इनके पास नहीं है। अरे हो गए वो भी बहुत है। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक आपस में मिलकर 3 दिन में ही सत्र निपटा देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब यहां से रवाना होंगे। हरक सिंह रावत इस बयान पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति का एक नगीना है। उनका इतिहास पूरे प्रदेश की जनता जानती है और हरक सिंह सुबह कुछ और, रात को कुछ और कहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह इतनी तेजी से भागते हैं कि अब इतनी दूर निकल गए हैं कि जहां पे वापसी करने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था,
ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे प्रशासन की चुनौतियां बढ़ सकती है। चमोली जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में सरकार, शासन, प्रशासन, विधायकों को मौसम भी बड़ा चैलेंज दे सकता है। इस बीच पक्ष विपक्ष दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता और विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गैरसैंण पहुंच गए थे। इसमें पहले विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने भी गैरसैंण पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बीजेपी के विधायक, विपक्ष कांग्रेस के नेता और विधायक भी गैरसैंण में बीते दिनों बीजेपी विधायक दल की आयोजित की गई थी। बैठक में सीएम धामी के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत सभी विधायक मौजूद रहे। इंडो नेपाल सीमा स्थित अम्बेडकर बाजार मेलाघाट में उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हो गए हैं। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस बल की तैनाती के बीच कुल 164 मतदाताओं ने मतदान किया। आपको बता दें कि इस दौरान अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार ने 98 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि महामंत्री पद का मनोज कुमार ने 87 वोट हासिल किए। हालांकि अन्य पदों पर एक नाम होने का कारण राजेश वर्मा को उपाध्यक्ष, राजदीप गौतम को सचिव और आशीष कुमार मौर्य को निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुना गया। तो वहीं जीत हासिल करने के बाद विजयी प्रत्याशियों ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने और व्यापारी हित में हमेशा खड़े रहने और बाजार के उन्नति और विकास का भरोसा दिलाया। मेरे को इतना सम्मान दिया, मेरे को जिताया। जितना भी हो सकता है मैं अपने व्यापार के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए उसका करूँगा। मेरा जितना भी हो सकेगा मैं वो सारा करूँगा अपने व्यापार के लिए। बाजार में तो बहुत सारी समस्या है, रोड लाइटें नहीं है, नाली की है, बहुत सारी दिक्कत है। व्यापारी हित में मेरा पूरा सहयोग है। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों का तहे दिल से एकदम, जो मेरे पे इतना विश्वास किए, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका धन्यवाद। हमारे व्यापारी बहुत समझदार हैं, किसी प्रकार की कोई कहीं कमी नहीं आई, किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और इसमें जो है 3 प्रत्याशी तो हमारे पहले ही जो है निर्वाचित हो चुके थे निर्विरोध। 2 प्रत्याशियों का चुनाव था, एक अध्यक्ष के लिए और दूसरा महामंत्री के लिए। इसमें अध्यक्ष पर अनिल कुमार जी निर्वाचित हुए और 98 मत उनको प्राप्त हुए थे। कुल हमारे यहाँ 164 मत पड़ा था व्यापार मंडल के उसमें चुनाव में, और उनके प्रतिद्वंदी रत्नेश जी रहे, उनको 42 वोट मिले थे। और दूसरा जो है महामंत्री का जो चुनाव हुआ उसमें मनोज कुमार विजयी घोषित किए गए, उनको 87 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आपको बता दें कि अदालत ने पुलिस की लापरवाही और खुफिया एजेंसियों की विफलता पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाई और तीखे सवाल पूछे। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणियों को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अदालत की टिप्पणियां बेहद गंभीर है और अगर सरकार में नैतिकता बची है तो उसे इस्तीफा देकर राज्य में नए विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। इसी को लेंगे, इससे बड़ी ब्रेकिंग क्या दे सकती है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के बारे में सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशंस दिए, जो माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं बहुत गंभीर हैं और मैं समझता हूं नैतिकता अगर सरकार पे 1% भी है तो सरकार को ही नहीं रहना चाहिए सत्ता में, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर राज्य की सरकार के किसी जिला पुलिस प्रमुख के ऊपर कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई, गुंडों का साथ दिया, अपनी आंखों के सामने अपहरण होने दिया, जिन लोगों ने अपहरण किया उनको बचाने का काम
जिला पुलिस प्रमुख कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। मैं समझता हूं कानून व्यवस्था का ध्वस्त होने का इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी ब्रेकिंग क्या दे सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद को 1 जुलाई 2026 से समाप्त करने की घोषणा की गई है। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बोर्ड समाप्त होने के बाद क्या वर्तमान में मान्यता प्राप्त मदरसों को फिर से मान्यता लेनी होगी? क्या नए प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्रों को समकक्षता विद्यालय शिक्षा परिषद के बराबर होंगे? इन सवालों का अभी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। प्रतिनिधि मंडल में कभी तो ले जाओ। मान लो एक बार मोहन भैया चले गए ऐसा अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी संविधान का सम्मान नहीं करती और यही वजह है कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं वो उनका अपमान करने का कार्य करती है। आर्टिकल 26 और 30 में क्लियरली निहित है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार है कि अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है शैक्षिक संस्थान जो है उनका जो है उनको बना सकते हैं, उनका रख रखाव भी कर सकते हैं। और इसी तर्ज पे आपने देखा कि राहुल गांधी जी भी अगर लोकसभा चुनाव में हर मंच पर संविधान की प्रतियां लेके ना चलते और 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था उसकी असलियत जनता को ना बताते तो ये संविधान को भी बदल देते। यही वजह है कि आपने देखा मदरसा जो बोर्ड अमेंडमेंट जो विधेयक ये लेके आए हैं जिसे ये सत्र में पास करने की फिराक में है, तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है, क्योंकि आपने देखा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारने का कार्य किया है। मान लो एक बार मोहन भैया चले गए ऐसा अगर संगठन से कोई जा रहा है तो एक बार चलो वो चले गए। हरेला के समापन पर खांड गांव में विकास समिति ने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस बीच आपको बता दें कि जिसमें वन विभाग, नगर निगम और तहसील प्रशासन की अहम भूमिका निभाई। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम योगेश मेहरा, रेंजर डीएस धामंदा और पूर्व मेयर अनिता ममगाई ने पौधारोपण लगाकर के इस दौरान फल और औषधीय प्रजातियों के दर्जनों पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए। वहीं भारी बारिश के बीच लोग पौधों का जीवित रखने का संकल्प लेकर स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए। समापन के अवसर पर खांडगांव विस्थापित विकास समिति के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि एक सूक्ष्म जो छोटा वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाया जाए। इसके क्रम में वन विभाग और नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर केवल वृक्ष ही लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए ट्री गार्ड इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सभी ने यहाँ पे संकल्प भी लिया है कि जो उन वृक्षों को हमने लगाया है, क्योंकि आबादी क्षेत्र के नजदीक है। पत्र के माध्यम से एसडीएम साहब को सूचित करा था कि हरेला पर्व के समापन के अवसर पर, हरेला पर्व जो हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है 16 जुलाई से शुरू होता है और घी संक्रांति 16-17 अगस्त घी संक्रांति पे ये समापन होता है। लेकिन हम संकल्प दिलवाया सभी को कि इसको हम एक हरेला पर्व के अवसर पे नहीं, लेकिन जब तक हमको लगता है कि कहीं पे भी यदि वृक्ष लगाने की जगह है तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण करेंगे और उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। उसका आज यहाँ पर संकल्प लिया गया। मैं पूरे खांडगांव समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने एसडीएम साहब का, अपने रेंजर साहब का, कि जिन्होंने कि हमारे इस आग्रह को स्वीकार करा। पौधा आज हमने लगाया, जो पौधा हमने लगाया इसका संरक्षण खांडगांव वासियों ने खाना है। देहरादून की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब प्रदेशवासियों को निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर सीएमओ कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों की मदद से ग्रामीण स्तर पर ही मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस कदम से समय पर बीमारी की पहचान और उपचार संभव है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सीएचओ हैं, हमारी नर्सें हैं, इस आपदा की घड़ी में सबने बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है। और आज देहरादून के हम सभी सीएचओ को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सीएचओ हैं, हमारी नर्सें हैं, इस आपदा की घड़ी में सबने बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है। और आज देहरादून के हम सभी सीएचओ को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी और ये लोग गांव-गांव जाके जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसके टेस्ट अनिवार्य कराने हैं उनके टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी वहां पे देंगे और ये सारी टोटल निःशुल्क होगी। मुझे लगता है कि इससे लाखों लोगों को जो है बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में वन विभाग ने तकनीक को अपनाते हुए भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल शुरू की है। वन मंत्री ने बताया है कि अक्सर वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं और कई बार यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि जमीन वन विभाग की है या फिर किसी अन्य विभाग की है। इस समस्या के समाधान के लिए अब GIS मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। GIS मैपिंग पर वन क्षेत्रों की सीमा और भूमि उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को सटीक रूप से ट्रैक करना संभव होगा। इससे विभाग को प्रभावी योजना बनाने और अन्य तमाम गतिविधियों को जानने में मदद मिलेगी। बहुत बड़ा निर्णय है कि जिसमें लगातार वन भूमि पे कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई जगह बार बार निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है, डिस्प्यूट पैदा होता है कि जमीन फॉरेस्ट की है या लोगों को कहना होता है कि हमारी जमीन है। तो ये GIS रिफ्रेशिंग सिस्टम से ये हो जाएगा कि हमारा हर जगह जो सीमांकन के लिए ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही साथ
अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने में इससे मदद मिलेगी, तो इससे वन भूमि का संरक्षण में मदद मिलेगी। श्रीनगर गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर सख्ती दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी किनारे कूड़ा फेंकना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हाल ही में गंगा में कूड़ा फेंकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को दोषी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि गंगा और अन्य नदी किनारों पर कचरा फेंकने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो लोग अपने घर पर या प्रतिष्ठान का कचरा अलग अलग श्रेणियों में नहीं देंगे, उनका यूजर चार्ज दोगुना किया जाए। इसके अलावा पूर्व में कूड़े के ढेर रहे स्थान पर वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्क में पार्किंग, इंटरलॉकिंग टाइल्स और आर्टिफिशियल घास लगाकर इसे आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। और वहीं आगे बढ़ेंगे जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर पदवार जो है क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ABC व D श्रेणी में चिन्हित किया गया है और C श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत अधिकारियों के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर कुल 14 करोड़ 39 लाख की धनराशि का विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा D श्रेणी में चिन्हित 6 विद्यालयों के लिए भी कार्यदायी संस्था का चयन कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग में मरम्मत योग्य विद्यालयों का सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमने 30 करोड़ रुपए आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं या उनके पुस्ते टूटे हैं या वहां पानी टपक रहा है, जहां भी होगा पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे DMs को भी कहा है, CO को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एडिशनल SP चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी दी है कि घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल लकड़ी पड़ाव में 2 पक्षों में विवाद हुआ भूमि संबंधी मामले को लेकर और फिर उनमें आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष को उसमें काफी चोटें आई और उनका मेडिकल करवाया गया। थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनमें से एक एक्यूज्ड की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।